हेलो शैलेंद्र। हेलो शैलेंद्र। हाँ। हो गया ज्वाइन? हेलो। हाँ हाँ हो चैतन्य गया। चैतन्य जी हो गए हैं ज्वाइन? कैन वी स्टार्ट? Am I audible? Let's start the class. Good evening to everyone. So कल हमने यहाँ पे छोड़ा था, वहीं से हम पैक करते हैं। तो एक टॉपिक रह गया था, किसी क्लास में जाते जाते पूछा था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन होता है, एक होता है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कल हमने देखा था कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ब्रिटिश यूके में एप्लीकेबल है। तो ऐसी एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कि पार्टीज होती हैं वही स्यू कर सकती हैं, मतलब वही कोर्ट जा सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो। और अदर वर्ड्स में बोले तो अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। एम आई ऑडिबल? ठीक है। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू मतलब बेसिकली मतलब क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना, तो ये नहीं चलेगा। इसे एक और टर्म से बोलते हैं लोकल स्टेंडाई। जब भी आप कोर्ट में जाते हो ना, तो कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जो ये सूट लेके आए हो इसमें आपका कोई इंटरेस्ट है भी कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीआईएल्स की बात करें जो कि कोर्ट में दाखिल की जाती हैं, वहां पे क्या होता है, लोकल स्टैंड आई का रूल रिलैक्स होता है। वहां पे कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, मतलब जिसे भी सोसाइटी की चिंता है, वो जाके वहां फाइल कर सकता है। वहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो ये रूल एप्लीकेबल होता है, इसी हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें स्ट्रेंजर भी जा सकता है। ऑल्दो वो दोनों किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस लॉ ने प्रोवाइड किए कि जब किसी थर्ड पर्सन को भी अलाउ किया गया कि वो जाके कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकता है जो कि किसी दो बंदों ने एंटर किया। एग्जाम्पल्स के जो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस हैं। तो ट्रस्ट, अगर यहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट की गई है तो वहां पे बेनिफिशियरी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ मिलकर ट्रस्ट क्रिएट करी, उसको ट्रस्टी, बी को ट्रस्टी बना दिया कि ए फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो टाइम नहीं है उसके पास, तो उसने गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। तो उसमें बेनिफिशियरी कौन है? वो गरीब बच्चे। अब मान लीजिए जिसको उसने ट्रस्टी बनाया, ट्रस्ट बनाई, अब वो कुछ वहां पे एजुकेशन की एक्टिविटीज कर ही नहीं रहा, सारा पैसा खा रहा है, तो वहां पे बेनिफिशियरी जाके कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो ट्रस्ट इज एन एक्सेप्शन। या फिर सेकेंड हम लेते हैं मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट्स। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। फैमिली सेटलमेंट में क्या, जैसे दो भाइयों के बीच में पार्टीशन हुआ और उन दोनों ने अग्रीमेंट किया कि हम अपनी मदर को कुछ एक अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, अब इसमें मदर इस दो एग्रीमेंट में, इस एग्रीमेंट में मदर का कोई रोल नहीं था इन दो भाइयों के बीच में। उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों भाइयों ने पैसे देना बंद कर दिया, तो मदर जाके, क्योंकि मदर यहाँ कौन थी, बेनिफिशियरी थी, तो मदर जाके ऑल्दो शी वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट शी कैन गो एंड इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। उसी के थर्ड पे है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय एजेंट। एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, जैसे कि हमें पता है पार्टनरशिप में, जैसे कि हमने मिरर इमेज रूल एक्सेप्टेंस के लिए पढ़ा था ना, ऐसी क्या होता है, एजेंट अलग नहीं होता, हम उसको मान के चलते हैं वो प्रिंसिपल ही है, क्योंकि एक बंदा हर जगह नहीं जा सकता, तो इसलिए वो क्या करता है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एजेंट अपॉइंट करता है। तो एजेंट को मान के चलते हैं वो प्रिंसिपल ही है। ठीक है, तो मिरर इमेज बिल्कुल प्रिंसिपल की तरह। ठीक है, तो प्रिंसिपल वहां पे अगर एजेंट ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अब प्रिंसिपल बिहाफ पे किसके कर रहा है, वो बेसिकली प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल भी जा सकता है ऑल इज अ स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ राइट, अगर आपने राइट्स किसी को असाइन कर दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चेक दिया, आपने वो चेक, आपको किसी और को पैसे देने थे, आपने उसको दे दिए, इसे बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बच्चे कॉमर्स से हैं उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स वगैरह क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया चेक का, अब उसने किसी और को चेक दे दिया, ऑल्दो उसका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन चेक की पेमेंट वो मुझसे डिमांड कर सकता है, नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं होता है।
फिर तीसरा है कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड। कोवेनेंट्स होते हैं कंडीशंस, ठीक है, आपके घर के साथ कुछ कंडीशन अटैच थी। फॉर एग्जांपल कि आप 2 मंजिल से ज्यादा नहीं बनाओगे, आपका अपने पड़ोसी के साथ अग्रीमेंट हुआ होता, और वो घर आपने किसी और को सेल कर दिया। अब जिस बंदे ने खरीदा है उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन, उसको भी वो चला जाएगा, ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने पड़ोसी के साथ, नेबर के साथ किया था, लेकिन नेबर क्या है, अब आपने तो घर बेच दिया। अब आपको जिसने परचेज किया घर, वो कहता है मैं तो बनाऊंगा, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड नहीं हूं, नहीं। तो कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, कंडीशंस भी लैंड ट्रांसफर हुई है तो उसके साथ साथ जा सकती है। जो अब नया नेबर आया है, जो पुराना नेबर था उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा, ऑल्दो ही वाज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन वो फिर भी कोर्ट जाके इन्फोर्स करवा सकता है। या फिर ऐसे चार्ज क्रिएट कर दे प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट था वाइफ का, और हस्बैंड ने वो क्या करा कि वाइफ को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, मैं यहाँ से प्रॉपर्टी बेच बाग के कहीं भाग ही जाता हूँ। अब वो प्रॉपर्टी उसने किसी और को बेच दी। अब जिस बंदे ने खरीदी तो उसका वाइफ के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, वाइफ इज टोटली स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट उस दोनों के केस में। लेकिन वाइफ यहाँ पे क्या कर सकती है, कोर्ट जा सकती है और उस चार्ज को इन्फोर्स करवा सकती है। और असाइनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें पता है जैसे कि अगर किसी बंदे की डेथ हो गई तो उसके बच्चों को वो पैसा मिलेगा, तो बच्चे कोर्ट जाके अगर इंश्योरेंस कंपनी देने से मना करती है, कुछ भी करती है, तो अब जाके करवा सकते हैं। तो ये हमारी कुछ एक्सेप्शन थी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बस इतना है कि जो पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था वही कोर्ट जाएंगी, उनके अलावा कोई कोर्ट नहीं जा सकता। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वॉइड एग्रीमेंट में, कंडीशंस है बेसिकली, कि जो उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये आपका वॉइड है, लॉ ने खुद बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम आपके वॉइड मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं अग्रीमेंट, सॉरी, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में वॉइड होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टार्टिंग से नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन भी देखी थी हमने कि कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली डिक्लेयर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली डिक्लेयर सर्टेन एग्रीमेंट्स टू बी वॉइड। अब वो कौन कौन से हैं, अग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, अगर पार्टीज इनकॉम्पिटेंट है, कल हमने देखा था कौन कौन पार्टीज कॉम्पिटेंट होती हैं, अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टीज ने एंटर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। अग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हमने कल ये भी देखा था दोनों पार्टी म्यूचुअल है, मतलब म्यूचुअली मिस्टेक में है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। वेयर अ कंसिडरेशन, थर्ड कंडीशन क्या है, वेयर अ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, यहाँ पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अनलॉफुल हो जाए तो वहां पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ सेक्शन हमारा 25 है जो कि बताता है, 25 या 26 है, नॉट श्योर, इंपॉर्टेंट भी नहीं है सेक्शन वैसे तो व्हाट ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशंस आर अनलॉफुल, कहां कहां पे हम अनलॉफुल मानेंगे, फॉरबिडन बाय लॉ है, अगर कोई चीज फॉरबिडन कर दी है, लॉ ने मना कर दिया है, तो उसे मानेंगे कि वो कंसिडरेशन जो ऑब्जेक्ट है जो अनलॉफुल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बोला मैं आपको अपना हाउस ट्रांसफर कर दूंगा और आप मुझे आर्म्स, उतने ही आर्म्स सप्लाई कर दो या उतने ही ड्रग सप्लाई कर दो। मान लो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था वो, ठीक है, वो अपना घर कह रहा है मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए, और लेकिन आप मुझे क्या करो, ड्रग्स के बदले मेरा घर ले लो। तो ये क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ हम पहले देख चुके हैं। या फिर एच प्रॉमिस करता है सी को कि मैं तुमसे शादी करूंगा, जो कि एक हिंदू है, हिंदूज में बाइगेमी मतलब दूसरी शादी प्रोहिबिटेड है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैरिड है और प्रॉमिस कर रहा है, तो फॉरबिडन बाय लॉ है, और वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंजरी, हम सेकेंड लेते हैं इसमें, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर किसी हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं जिसमें किसी पर्सन को इंजरी या प्रॉपर्टी को खतरा होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीमेंट करता है बी के साथ कि आप एक्स को किल कर देना, उसके बदले आप मेरी पॉर्श या बीएमडब्ल्यू मेरी कार ले लेना, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली पर्पस क्या कर रहे हैं हम, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, एक्स की डेथ हम अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉ, कंसिडरेशन लॉफुल है बिल्कुल, ठीक है, कि मैं अपनी कार दूंगा वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा अनलॉफुल हो गया। या फिर किसी का ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, आप मेरे ई का ना घर जला दो, ई कौन है, ए का एनिमी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इंजरी टू पर्सन, तो एक में पर्सन को इंजरी देखी फर्स्ट एग्जांपल में हमने, सेकंड एग्जांपल में हमने क्या देखा, उसका घर जलवा रहा है, तो इंजरी टू प्रॉपर्टी। अब रिलेशन क्या है, जो हमने अभी दो केसेस देखे, फॉरबिडन बाय लॉ और इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी,
जो भी सेकंड केस हमने देखा ना, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट केस के अंदर फॉल करेगा ही करेगा। इंजरी टू पर्सन प्रॉपर्टी, ऐसे आईपीसी में भी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, सर ने पढ़ाया था, तो वो ऑटोमेटिकली फॉरबिडन बाय लॉ होगा ही होगा। तो ये हमने देखा। उसके बाद क्या है, तीसरा हम केस लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रेशन अनलॉफुल होगी, तो विच डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ, यहाँ पे लॉ का पर्पस डिफीट किया जाए। अब इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लॉ का पर्पस कैसे डिफीट होगा। गवर्नमेंट ने एक लैंड लीज पे दी, ठीक है, या ए ने गवर्नमेंट से एक लैंड लीज पे ली और वहां पे एक होटल बना दिया, बहुत अच्छा। फॉर एग्जांपल शिमला वगैरह में या JNK में पहले से प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड नहीं था, तो वहां पे लीज पे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लीज पे दे दी कि आप आओ लीज पे लो और बना दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अपू घर भी जो पहले दिल्ली में था, वो लीज पे ही था, यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स बने हैं। अब क्या हुआ, लीज में ना, लीज अग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बोलेंगे, वहां पे कुछ कंडीशंस थी। रेंट टू बी पेड ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर पहली तारीख को आप रेंट पे करोगे, और अगर आपने रेंट पे नहीं करा तो डिफॉल्ट के केस में आपकी लीज कैंसिल कर दी जाएगी। अब ए ने क्या करा, रेंट पे नहीं करा और गवर्नमेंट ने वो लीज कैंसिल कर दी। अब ए ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसे वो लैंड चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैंने बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो उस केस में क्या होगा, ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया। अब गवर्नमेंट ऑक्शन में जाएगी, दोबारा से उसे ऑक्शन करेगी कि ऐसे ऐसे होटल है, और लोगों को इनवाइट करेगी कि आप आके इस होटल को चलाओ। तो अब उस केस में क्या होगा, ए ने बी के साथ अग्रीमेंट करा कि देखो मैं को तो बार्ड कर दिया, ठीक है। एक कंडीशन ये भी थी कि आप दोबारा ऑक्शन में नहीं आ सकते अगर आपने नहीं किया, क्योंकि डिफॉल्टर पार्टी हो गए, आपने एक बार पे नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे पे कर पाओगे, ठीक है। तो अब ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया, ठीक है मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन आप तो जा सकते हो, क्या पता, और सीक्रेट अग्रीमेंट कर लिया उसके साथ कि आप बाद में क्या करना, ये मुझे ट्रांसफर कर देना, जितने भी आपको ऑक्शन में प्राइस दोगे वो आप मुझसे ले लेना, ऊपर से 1 लाख रुपए और दे दूंगा, और ये फिर मुझे ट्रांसफर कर देना। तो ये क्या कर रहा है, डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ, लॉ का पर्पस ही डिफीट कर रहा है। वहां पे हम डिफॉल्टिंग पार्टी को रोकना चाहते थे, हम ऐसे लोगों के साथ डील ही नहीं करना चाहते थे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन यहाँ पे उसने बंदे ने क्या करना की कोशिश करी, डिफीट करने की पर्पस, डिफीट करने की कोशिश करी। फिर एक ओपन एंडेड छोड़ दिया, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर पब्लिक पॉलिसी की कुछ भी चीज अपोज है। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है, यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होती है हमारी, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना और किसी एक्ट में देखने को अभी मुझे तो नहीं मिली है, ठीक है। मींस पब्लिक गुड एंड पब्लिक वेलफेयर। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है, आप किसी की सजा कम कराने के लिए, फॉर एग्जांपल आप बोलो, वकील साहब बोलें कि मैं जज साहब से सजा कम करवा दूंगा 10, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोविजंस होते हैं अप टू 10 years इम्प्रिजमेंट, ठीक है। जज के पास डिस्क्रिशन होती है कि जज साहब चाहे तो उसे 10 साल तक की सजा दे, चाहे तो वो 2 साल में उसे छोड़ दें, ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या करा, एग्रीमेंट टू स्ट्राइफल प्रोसिक्यूशन, मतलब सजा को कम करवाने के लिए उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो ये नहीं चलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज आ रहा है। अग्रीमेंट टू स्ट्राइफल प्रोसिक्यूशन हो गया, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये केस आया था थोड़े दिन पहले, एक लेडी आती हैं, ठीक है, और वो मुझे बोलती हैं कि ऐसे ऐसे मुझसे किसी ने पैसे लिए थे, और उन्हें बोला था वो मेरी टीचर की गवर्नमेंट नौकरी लगवा देगा, और उसने मुझसे पैसे ले लिए और वो मेरी नौकरी लगवा नहीं रहा, तो इसमें क्या कर सकते हैं वकील साहब। तो अब पहले तो बड़ा दुख भी हुआ, लोग ऐसे बेवकूफ बन जाते हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। तो उन्हें नहीं पता था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रखा था। तब अगर आपके पास ऐसा कोई केस है तो आपको एकदम दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल हमारा अनलॉफुल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ट्रैफिकिंग मतलब सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, जो भी ऐसा झांसा देके करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, गुप्ता जी, अरोड़ा जी, रिश्ते ही रिश्ते, देखा होगा आपने, जगह जगह पोस्टर चिपके रहते हैं, क्या कर रहे हैं, मैरिज ब्रोकरेज मतलब दलाली, ब्रोकरेज मतलब यहाँ पे दलाली कर रहे हैं, ठीक है। क्या दो पार्टीज को मिलवाने का काम कर रहे हैं बेसिकली। तो जो ये पंडित जी वगैरह जो भी करते हैं, आप इन्होंने कोई बोला कि मैं इतने का रिश्ता करवा दूंगा, आपका लड़का तो IAS ऑफिसर है या एडवोकेट बन गए, कल को आप एडवोकेट बन गए, बहुत अच्छे बड़े एडवोकेट बन गए, और आपका बहुत अच्छा की रिश्ता आ रहा है कि चलो भाई आपका 10 करोड़ का रिश्ता करवाएंगे या 20 करोड़ का रिश्ता करवाएंगे, लड़का इतना हमारा या लड़की हमारी इतनी पढ़ लिख गई है। तो अब पंडित जी से एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने बाद में पंडित जी को पैसे नहीं दिए, पंडित जी भागे भागे जाते हैं कोर्ट, अरे यजमान मेरे पैसे तो दिए ही नहीं, मेरे यजमान ने, मुझे पैसे दिलवाओ। कोर्ट कहेगा मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, पंडित जी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये एक बहुत सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है, इसके लिए पैसा लेना देना नहीं चलेगा। ये कोर्ट केसेस के थ्रू डिसाइड, बेसिकली ये ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, क्योंकि लॉ में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, फ्यूचर में क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे क्या नहीं होंगे, तो ये कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दे दी गई है,
कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। ये तो कुछ इंस्टेंसेस थे, एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड करा बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कि अगर आप किसी को शादी करने से रोको, ठीक है, तो अगर आपने किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल फादर ने अपने बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया कि तुम किसी से शादी नहीं करोगे, दे आर बेसिकली रनिंग अ बिजनेस, ठीक है, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब लेकिन ये चल रहा है, क्या कर सकते हैं, आप इसको चैलेंज कर सकते हो जब तक ये चीज चल रही है। शादी.com का किसी ने पूछा था एग्जाम्पल कि शादी.com क्या कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग, लेकिन वो ना अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं, उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, उस पर आप लोग जाके मिलते हो, ठीक है, आप पैसे देते हो लोगों से मिलने के लिए, वो आपको मिलवा नहीं, वैसे नहीं मिलवा रहे हैं खुद की, बोल रहे कि मैं इतने का रिश्ता करवा दूंगा, इतने का करवा रहे हैं, आप दो लोगों को मिला रहे हो, उनका बनती है तो ठीक है वो शादी करेंगे, नहीं बनती तो नहीं करेंगे। मैरिज ब्रोकरेज में क्या है कि पंडित जी तिगड़म बिठाने में लगे हुए हैं, जो भी अरोड़ा जी या गुप्ता जी हैं वो तिगड़म बिठाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से रिश्ता करवा दो, 10 करोड़ का, 10 करोड़ का हो गया तो उसका 10% मुझे मिलेगा। शादी.com आपसे 10% नहीं मांग रहा, तो ये डिफरेंस होगा इसमें, इसलिए वो लोग लॉफुल काम कर रहे हैं। आई होप समझ आया होगा। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट करता है कि किसी को शादी करने से रोका जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा, एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आपका पूछा गया। लेकिन अगर ये आपने माइनर को रोका, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यहाँ पे एज हमारी डिफर कर जाएगी, ठीक है, मैरिज के लिए हमारी एज पता ही आपको क्या होती है कि 21 ईयर्स ऑफ एज होती है मेल्स के लिए एंड 18 ईयर्स होती है फीमेल्स के लिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जीके था खाली, लेकिन हमारा माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि माइनर को हम रोक रहे हैं क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे की शादी वैसे भी चाइल्ड मैरिज तो प्रोहिबिट करते ही है ना हम लोग, बच्चे को पता ही नहीं उसके हितों के बारे में, आप किसी से भी उसकी शादी करवा दो, ठीक है, अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसको थोड़ा मेच्योर होने दो उसकी, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो इसलिए माइनर को रोका जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप माइनर को बोल रहे हो कि तू शादी मत कर जब तक तू मेजर नहीं हो रहा, मैं तुझे 1 लाख रुपए पे करूंगा, तो माइनर ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन आप किसी को बोल रहे हो कि तू शादी मत कर, या शादी 10 साल के बाद कर, पार्शियल रिस्ट्रेंट भी, या शादी ए से ही करनी है, अगर पार्शियल रिस्ट्रेंट भी आपने लगाया है, फॉर एग्जाम्पल ए शादी करना चाहता है बी से, लेकिन उसे रिस्ट्रेंट करा जा रहा है, नहीं बी से शादी मत कर, तू सी से शादी करेगा तो 10 लाख रुपए पार्शियल रिस्ट्रेंट भी आप लगा रहे हो, तो वो भी वॉइड होगा। इसका बेसिकली दो होते हैं, एक तो इंडिविजुअल रैशनल केस के पीछे, इसके अगर रैशनल बेसिकली रैशनल होता है क्या इसके पीछे, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बेसिकली राइट टू लाइफ, आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि राइट टू चूज अ पार्टनर, वो भी आपका आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है। और सेकंड क्या है, मैरिज बहुत जरूरी है फॉर द सोसाइटी, ठीक है। अगर प्रोक्रिएशन, मैरिज का एक और पर्पस होता है कंपेनियनशिप एंड प्रोक्रिएशन, ठीक है, साथ ही चाहिए होता है प्रोक्रिएशन, मतलब जब तक आगे भी बच्चे नहीं होंगे, प्रोजनी नहीं होगी, तो सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी, तो बेसिकली ये पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट जाता है। और मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी, कि मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ नहीं होंगे, वो कहाँ हो जाएंगे, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे। हम यहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बेसिकली बात किस चीज की कर रहे हैं, खाली मैरिज की। जो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके पब्लिक पॉलिसी के अंडर चले जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन जो 26 है वो डिफरेंशिएट नहीं करता एब्सोल्यूट या पार्शियल रिस्ट्रेंट के बीच में, अगर कैसा भी रिस्ट्रेंट है वो क्या होगा, आपका वॉइड होगा। उसके बाद हम देखते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ज्यादातर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी लेकिन एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 19(1)(g है आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि आपको फ्रीडम देता है कि आप कैसे जैसे मर्जी चाहे आप ट्रेड करें, जो मर्जी चाहे ट्रेड करें, बट वो लॉफुल होना चाहिए, कि नहीं कि आप इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं, आर्म्स का काम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, ट्रेड आपका लॉफुल होना चाहिए, कंडीशंस है, ठीक है। तो बोला भी जाता है नो राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, हर राइट के साथ कुछ आपकी ड्यूटीज भी होती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(g कॉन्स्टिट्यूशन का आपको फ्रीडम दे रहा है। उसके बाद लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप रोक सकते हो किसी को काम करने से कि आप नहीं करोगे ट्रेड। अब वो कौन सी एक्सेप्शन हैं, तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास और जुडिशियल एक्सेप्शंस भी हैं। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन मींस जो लॉ ने ही मना कर दी, जो कि आपको एक्ट में देखने को मिल रही हैं, और जुडिशियल एक्सेप्शंस मींस कि यहाँ पे कोर्ट ने मना करा, कि ऐसे कोर्ट में केस गया, क्योंकि एक सोर्स हमने पढ़ा था कि
जो कि आर्टिकल 141 जुडिशियल प्रेसिडेंट्स से भी बना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा। तो वो जुडिशियल एक्सेप्शंस भी क्रिएट हुई हैं। तो देखते हैं कौन सी फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, सेलर ऑफ गुडविल। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि गुडविल क्या होती है। अगर आपने किसी को गुडविल, किसी ने आपकी गुडविल खरीदी है तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीपी में हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, 100 करोड़ रुपए देके आपने फ्रेंचाइजी ले ली, और हल्दीराम ने दूसरे ही दिन किसी और को फ्रेंचाइजी दे दी और दूसरी, और वो आपके साथ आके बैठ गया। तो अगर आपने ली थी आपका तो नुकसान हो गया, मतलब कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे। तो इस केस में जैसे मैंने फ्रेंचाइजी खरीदी है तो मैं हल्दीराम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा कि आपने अपनी गुडविल मुझे सेल करी है ना, कि आपके नाम से जैसे मेरे पास कस्टमर आएगा तो आप इस 5 किलोमीटर के अंदर अंदर दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं दोगे किसी और को, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। वहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, उसे ट्रेड करने से रोक रहा हूं, उसका वैलिड राइट है ट्रेड करना, लेकिन मैं उसे रोक रहा हूं वहां पे। लेकिन आपको लोकल लिमिट्स बतानी पड़ेंगी, ठीक है, और टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने टाइम तक, ठीक है। अब वो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, 20 साल 10 साल कितने भी साल हो सकता है वो, ठीक है। फिर दूसरा हमारा होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक होता है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, एक होता है रिटायरिंग पार्टनर। कॉन्टिन्यू मतलब पार्टनरशिप हमारी अभी चल रही है, तो उस केस में हम पार्टनर को ट्रेड करने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी, मान लो किसी भी आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल हम पेन्स का बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनर ने सब कुछ हमारा जान गया, क्लाइंट्स पता है, सब कुछ पता है, और जाके अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, नहीं चलेगा, ठीक है। हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, वो वैलिड रिस्ट्रिक्शंस है, कॉन्ट्रैक्ट वहां पे वॉइड नहीं होगा, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो हम उसे रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। ऐसे ही रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को रिस्ट्रेन किया जा सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, इसके अलावा कोई भी बिजनेस कर लो। एक बंदा रिटायर हो गया कि मेरी एज हो गई या किसी वजह से रिटायर हो सकता है, ठीक है, अब वो रिटायर होके चला गया और जाके उसने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया अगले दिन, सब कुछ हमारे साथ सीख के, सब कुछ क्लाइंट्स पता है कि हमारे क्लाइंटेल पता है कि कौन कौन हमारा क्लाइंट है, और हम जाके क्लाइंट को तोड़ लिया। तो आप सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकते हो कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, दूसरा करना है करो, नो प्रॉब्लम। कंडीशन क्या है यहाँ पे भी, कंडीशन वही है कि लोकल लिमिट्स आपको बतानी पड़ेगी और टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्लाइंट, मैं नॉर्थ इंडिया में डील कर रहा हूं, साउथ इंडिया में मेरा क्लाइंट है ही नहीं, और मैं से बोल रहा हूं आप पूरे इंडिया में कहीं नहीं करोगे, ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। जब मेरा साउथ इंडिया में कोई क्लाइंट है नहीं तो वो तो वहां जाके कर सकता है फिर तो। अब अगर हम इस पे बात करें जुडिशियल एक्सेप्शंस की, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज होते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल, आपने जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप और कोई कहीं जॉब नहीं करोगे हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए। तो क्या वो वैलिड है? आपको, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, आपने बोला अरे ये तो रिस्ट्रेंट है, ये तो मुझे रोक नहीं सकते, सुबह की इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट वहां लगाऊंगा, इवनिंग शिफ्ट वहां लगाऊंगा, दोनों हाथों से पैसा कमाऊंगा, तो नहीं चलेगा, वो आपको रोक सकते हैं, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एनी अदर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं बेसिकली, तो एनी अदर एंगेजमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, दिस रिस्ट्रेंट इज अ वैलिड रिस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट उन्हें मना कर देती है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाएंगे, या प्राइवेट डॉक्टर्स को भी, जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते और वो शाम को आके अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में मना है, ठीक है, कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और वो ऐसा कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कंडीशन पुट करी है तो वो बिल्कुल वैलिड कंडीशन है, ऑल्दो उन्हें रिस्ट्रेंट किया जा रहा है, ठीक है। एक ऐसी केस था कि कंपनी जिसमें कि ना ग्लास बॉटल्स बना रही थी, तो वहां पे जो मैनेजर था उसको पता था बेसिकली दो गैसेस का मिक्सचर बन के बॉटल बन रही थी, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, उस टाइप की बॉटल्स वही कंपनी बना रही थी। अब कंपनी ने एंटर किया मैनेजर के साथ अग्रीमेंट में कि 5 साल तक, जब आपकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होगी उसके 5 साल तक आप ये वाला काम चालू नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट होगा कि आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी, ठीक है। लेकिन सिमिलर एंगेजमेंट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस आप सिमिलर एंगेजमेंट्स के लिए नहीं रोक सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा एचआर कहीं काम कर रहा था एंड अब मेरी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई, कंपनी ने मुझे निकाल दिया, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद मैं अपनी जॉब स्विच करना चाहता हूं, तो मैं कर सकता हूं, यस बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। दिस रिस्ट्रेंट इज नॉट अ वॉइड रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो सिमिलर एंगेजमेंट, सॉरी, दिस इज अ वॉइड रिस्ट्रेंट, दिस इज नॉट अ वैलिड रिस्ट्रेंट, ठीक है। सिमिलर एंगेजमेंट्स में आप नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं कमाऊंगा खाऊंगा कैसे, बेसिकली लॉजिक ये है ना कि मैं तो एचआर, फॉर एग्जांपल मेरे को तो एचआर की पढ़ाई करी, मेरी डिग्री एमबीए एचआर है,
उसके बाद अगर मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, कंपनी ने मुझे रोक दिया कि 5 साल तक आप और किसी कंपनी के लिए एचआर काम नहीं करोगे, तो मैं खाऊंगा क्या? ठीक है, तो बेसिकली ये लॉजिक है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गुडविल वाला हमने देखा, रिस्ट्रेंट ऑफ ये वाला देखा, सर्विस एग्रीमेंट देखा, जुडिशियल एक्सेप्शंस में देखा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस देखा पहले जुडिशियल एक्सेप्शन में, दूसरा हमने देखा ट्रेड कॉम्बिनेशंस। अगर कोई ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स एक अग्रीमेंट में एंटर करते हैं कि हम ये आर्टिकल है कि 100 रुपए से नीचे सेल नहीं करेंगे, तो क्या वैसे एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं? यस, दे कैन एंटर, बट देयर आर अदर कंडीशंस आल्सो। कॉम्पिटिशन एक्ट भी उधर लगता है हम, लेकिन उससे कंसर्न अभी नहीं है। ठीक है, तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, फिर तीसरा हमारे पास जो कंडीशंस आती है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो सॉरी नेक्स्ट केस आता है, तीसरा नहीं आता, नेक्स्ट जो हेडिंग आती है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसमें क्या होगा, अगर आपने कंप्लेंट रिस्ट्रेंट कर दिया, जुडिशियल प्रोसीडिंग मींस आप कोर्ट नहीं जाओगे या सूट फाइल नहीं करोगे, आपने कंप्लेंट रिस्ट्रेंट कर दिया तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेंट है तो वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, पार्शियली आप किसी को रोक सकते हो। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये क्रॉसवर्ड पजल कंपटीशन था, न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स पजल्स आती हैं, ठीक है, उसका एक कंपटीशन था, तो उसमें कंडीशन थी दैट अ मैटर अराइजिंग आउट ऑफ कंपटीशन द एडिटर डिसीजन शैल बी फाइनल। तो क्रॉसवर्ड पजल में सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, उसमें थोड़ा स्केल अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वहां पे क्या था, एडिटर का डिसीजन इन्होंने क्या करा कि जो भी एडिटर का डिसीजन होगा ना कंपटीशन में वही फाइनल होगा, एंड लीगली बाइंडिंग ऑन द कॉम्पिटिटर्स, जो भी कॉम्पीट कर रहे हैं उन पे लीगली बाइंडिंग होगा। अरे भाई, आपका डिसीजन गलत भी तो हो सकता है, क्यों मानूं मैं आपका गलत डिसीजन? ठीक है, तो वहां पे वो क्या कर रहा है, आपको फुल्ली रिस्ट्रेंट कर रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो द रूल रिस्ट्रिक्ट द पर्सन एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग देयर राइट्स थ्रू कोर्ट आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अग्रीमेंट कंटेनिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी हमने एक चीज देखी थी कि आप ऐसा भी नहीं कभी भी मुंह उठा के कोर्ट पहुंच जाए। ठीक है, एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही क्रॉसवर्ड पजल कंपटीशन में सेम अगर एग्जांपल हम ले क्रॉसवर्ड पजल का, कंपटीशन में एक और कंडीशन थी कि आपको विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, जैसे विनर उन्होंने डिक्लेयर करा, विद इन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो विद इन 3 मंथ जाओगे, या आपकी प्राइस फॉर एग्जांपल आप जीत गए, ठीक है, आपको प्राइस मनी मिलनी थी, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्लेम करनी है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। बल्कि हमने क्या पढ़ा था, मनी रिकवर करने के पास हमारे कितने साल होते हैं? 3 साल। ठीक है, तो वो 3 साल थे हमारे पास, लेकिन उन्होंने क्या बोला? 3 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अग्रीमेंट कंटेनिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए भी क्या है, एक्सेप्शंस है। लिमिटेशन पीरियड को एक चीज नोट कर लेना, लिमिटेशन पीरियड को ना तो आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। ठीक है, आप दोनों में से कोई काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई आप काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी ने आपके साथ या किसी पार्टी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डाल दी है, तो बिल्कुल वॉइड होगी। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस है कुछ कि कब होगा कि आप किसी को रोक सकते हो और वो वैलिड माना जाएगा। अग्रीमेंट अगर आप आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट जो है अगर आप आर्बिट्रेशन में ले जाना चाहते हो तो वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने बोला हमारे कोर्ट्स ऑलरेडी इतने ओवरबर्डन है, तो आप आर्बिट्रेशन में भी कमर्शियल नेचर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसके लिए पूरा डिटेल में, वहां पे आप ले जा सकते हो आर्बिट्रेशन में, कोई मना नहीं है, लेकिन वो राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ले जा सकते हो। लेकिन अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आपका एक आर्बिट्रल अवार्ड आता है। ठीक है, कोर्ट के डिसीजन को हम जब बोलते हैं वो बोलते हैं डिक्री। अगर कोर्ट जब अपना देता है ना, लेमैन हम बोलते हैं जजमेंट। ठीक है, डिक्री। और जब आर्बिट्रेटर अपना कोई अवार्ड देता है, डिसीजन देता है, उसकी हम डिसीजन को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल अवार्ड। अब आर्बिट्रल अवार्ड को कुछ ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है, और आपने बोला ये चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। लॉ ने रेमेडी प्रोवाइड की है आपको बेसिकली कि अगर कुछ कुछ कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर दो, अगर ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है, तो आप जाके वो अवार्ड चैलेंज कर सकते हो। वो अग्रीमेंट अगर आपको रोक रहा है, एक्स्ट्रा एग्रीमेंट है कि आप नहीं जा सकते, तो आपका वॉइड हो जाएगा। तो अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन में भी हमने दो चीजें देख ली, आप डिस्प्यूट रेफर कर सकते हो, अलाउड, ठीक है, बिल्कुल अलाउड है आर्बिट्रेशन में, लेकिन जो उसके आर्बिट्रेटर का अवार्ड आया है उसको आप चैलेंज करने से नहीं कर सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा भी गया है वैसे। अग्री, और फिर हम 9th पे आते हैं जिसमें देखते हैं अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन है तो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट सर्टेन मींस नाइदर कैपेबल ऑफ, और या तो वो सर्टेन नहीं है या फिर वो कैपेबल ही नहीं है कि जिसे हम सर्टेन बना सकें, उसकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पढ़ के भी हम उसे सर्टेन नहीं बना सकते।
एंड दे आर वॉइड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको भी कि कैसे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू सेल बी 1000 टन ऑफ ऑयल। ए एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 10 तरह के मस्टर्ड ऑयल भी बेचता है, सियासमे ऑयल तिल का तेल बोलते हैं वो भी बेचता है, ऑलिव ऑयल भी बेचता है और बहुत टाइप के ऑयल बेचता है। ठीक है, उसने बी के साथ बोला कि मैं तुम्हें 1000 टन ऑयल बेचूंगा और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा ऑयल? ठीक है, ऑलिव ऑयल चाहिए था, मस्टर्ड ऑयल चाहिए था, कौन सा ऑयल चाहिए था ये तो बताना था ना आपको। तो यहाँ पे अग्रीमेंट क्या हो जाएगा आपका? वॉइड हो जाएगा फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक है, इन अगर जो अभी हमने एग्जांपल लिया, इसी केस में अगर एक कोकोनट ऑयल में डील कर रहा था तो वहां पे हम क्या सर्टेन कर सकते थे? वैसे मैंने बोला था नॉट सर्टेन, जो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा सर्टेन नहीं है, नीदर कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। ठीक है, या तो मुझसे कैपेबल भी नहीं है मुझे सर्टेनिटी दे सके, लेकिन इस केस में मुझसे सर्टेनिटी दे सकते हैं यस, क्योंकि वो एक ही ऑयल में डील कर रहा है, दैट इज कोकोनट ऑयल। और बी ने क्या एग्रीमेंट किया था कि मुझे ऑयल चाहिए, तो ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल ही चाहिए होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस केस में। या फिर ए एग्री करता है, ए एग्रीज टू सेल बी कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचूंगा या तो 2 लाख में या फिर 4 लाख में। अब कौन सा प्राइस भैया ये तो बता देते, यहाँ पे तो प्राइस ही नहीं बताया, दो दो प्राइस हो गए। और कोर्ट में जाके मान लो कल को इन्फोर्स करवाना है, नहीं दे रहा अपनी कार, तो कोर्ट कहेगा जैसे आए थे ना वैसे ही भाग जाओ, क्योंकि वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे सर्टेनिटी है ही नहीं। और इसको हम सर्टेन बनाए भी कैसे कि कौन सा प्राइस पे वो बेचना चाहता था आपको, या आप कौन से प्राइस पे खरीदना चाहते थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं वेगरिंग अग्रीमेंट्स। काफी लोगों ने फर्स्ट डे भी पूछा था वेगरिंग अग्रीमेंट्स, तो ये हम चल रहे हैं उस हेडिंग के अंदर चल रहे हैं कि कौन कौन से वॉइड अग्रीमेंट्स लॉ ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दिए कि ये वॉइड कहलाएंगे। तो इसमें हम रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड देख चुके, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज देख चुके, लॉफुल कंसेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट देख चुके, अनसर्टेनिटी देख चुके। अब हम आते हैं वेगरिंग अग्रीमेंट्स पे। तो वेगरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हिंदी में वहीं से बात बोले तो ये होता है सट्टेबाजी, प्योर। ठीक है, यहाँ पे प्योर सट्टा लग रहा है, यहाँ पे आपके कोई स्किल नहीं यूज हो रहे, या तो एक पार्टी जीतेगी या एक पार्टी हारेगी, दोनों में से एक काम होगा। ठीक है, एन अग्रीमेंट इन विच वन पर्सन लूजेस एंड अदर विंस ऑन द हैपनिंग, या तो हैपनिंग पे या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट। इवेंट कैसा होना चाहिए? अनसर्टेन इवेंट। अगर सर्टेन इवेंट है जो पता ही है हमें ये होना है, तो उसके बारे में बैटिंग क्या करेंगे? एग्जांपल, आईपीएल में 2 टीम्स खेल रही हैं। ठीक है, अब दिल्ली डेयर डेविल्स खेल रही है, मुंबई इंडियंस खेल रही है, आपको पहले से ही पता है कौन सी टीम जीतने वाली है, तो आप कर पाओगे बैटिंग? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए अनसर्टेन इवेंट होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, शाम को बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है, या फिर रणबीर कपूर आलिया भट्ट से शादी करेगा कि नहीं करेगा, किसी को नहीं पता। अब बैटिंग हो सकती है, अनसर्टेन इवेंट है, नहीं पता। ठीक है, तो ए एंटर्स इनटू अग्रीमेंट विद बी दैट ए शेल पे बी ₹100। ठीक है, वो ₹100 उसे पे करेगा अगर आज बारिश हुई तो। ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई तो बी पे करेगा। ठीक है, तो एक पार्टी लूज करेगी ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो दोनों में से एक पार्टी तो हारेगी और दूसरी पार्टी जीतेगी। अब असेंस क्या था वेगरिंग एग्रीमेंट का? असेंस ये होता है कि इसमें एक पार्टी को जीतना होता है, दूसरी पार्टी को हारना होता है अपॉन अ फ्यूचर इवेंट। ठीक है, विच एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अनसर्टेन नेचर। कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम हमें नहीं पता। अब असेंशियल्स देख लेते हैं कि इसके असेंशियल्स क्या है वेगरिंग एग्रीमेंट के। एग्जाम में आता है वेगरिंग एग्रीमेंट आपके प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। यहाँ पे आप या तो मनी दोगे या मनी ऐसा कुछ भी दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त के साथ एक अग्रीमेंट किया कि कोई भी मतलब आज बारिश होगी नहीं होगी, और आपकी शर्त लगी कि 10 चॉकलेट्स की, कि 10 चॉकलेट्स खिलाएगा मुझे अगर बारिश हुई तो, और नहीं हुई तो मैं खिलाऊंगा तुझे। ठीक है, अब ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है कि मतलब मान लो उनका कुछ हो गया, एज ए लॉयर उन्होंने बोला हमारी गली में लॉयर दीदी हैं या लॉयर भैया हैं, इनसे जाके अब ये तो चॉकलेट्स दे नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? उन्हीं से पूछता हूँ जाके किसके खिलाफ सूट फाइल करना है। पहली बात तो सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अग्रीमेंट हुआ, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, अग्रीमेंट हुआ। वेगरिंग अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो अब क्या, तो अब आप उसे क्या एडवाइस करोगे? लॉयर्स कंसल्टेंसी भी देते हैं, तो आप बताओगे ये आपका वेगरिंग एग्रीमेंट था, इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रॉमिस टू पे मनी या मनी वर्थ होता है, उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को मनी देगी या मनी जैसा मनी वर्थ का कुछ देगी। अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट हो सकता है, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट का एक डिसाइडेड केस था जिसमें बोला गया था कि पास्ट इवेंट भी हो सकता है, लेकिन उनको ना पता हो कि वो पास्ट इवेंट
किसने किया था? फॉर एग्जाम्पल एबीसी में एक बार सोनाक्षी सिन्हा से क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्पनखा की नाक किसने काटी थी, उसे नहीं पता था। मान लो उसके जैसी कोई और दूसरी भी थी, सोनाक्षी सिन्हा पार्ट 2, उसे भी नहीं पता किसने काटी, और वो बेट करते कि तुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, चल तीसरे बंदे से जाके पूछते हैं, तो वो वॉइड अग्रीमेंट आपका हो जाएगा, अनसर्टेन इवेंट है, सॉरी। और वो वेगन एग्रीमेंट्स होते वॉइड अग्रीमेंट्स हैं वैसे। ईच पार्टी मस्ट स्टैंड और विन टू लूज, एक पार्टी जीतेगी दूसरी पार्टी हारेगी, हम देख चुके हैं। नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, जो दोनों पार्टीज हैं उनका इवेंट के ऊपर जो कि होने वाला है फ्यूचर में, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए और बी शर्त लगाते हैं, अगर ए बी बोलता है अगर ए तू रिजाइन कर देगा ना आज तो मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा, ठीक है, और नहीं करेगा तो तू मुझे देगा। अब इन दोनों पार्टी, ये ए के हाथ में रिजाइन करना, ठीक है, वो कर सकता है बिल्कुल, और किसी पार्टी के हाथ में तो नहीं है, तो यहाँ पे कंट्रोल है इवेंट पे, तो ये आपका वेगनिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। दिस विल बी योर वैलिड, ठीक है, वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये उसके हाथ में है। और इसका फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, नो अदर इंटरेस्ट इन इवेंट एक्सेप्ट विन और लूज। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है कि पार्टी को बस पैसा चाहिए इसमें, ठीक है, और उससे कोई मतलब नहीं है कि और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, या तो इवेंट इवेंट के होने पे मुझे पैसा, जीत गया तो पैसा दे दो और हार गया तो पैसे ले लो, ठीक है। अब इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं कि पार्टीज हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट विन और लूज। एग्जाम्पल करते हैं हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। अब ए ने अपना हाउस इंश्योर कराया फायर के अगेंस्ट, कि मेरे घर में आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा पे करेगी अगर मुझे कुछ लॉस होता है। ए उसके लिए प्रीमियम भी दे रहा है। अगर उसे लॉस हो जाता है फायर के थ्रू, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसे इंडेमनीफाई करेगी, मतलब उसे जितना लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस हुआ, तो उतना कैलकुलेट करके उसे पे कर देगी। तो ए का इंटरेस्ट है अपने घर के अंदर, ठीक है, ए चाहते, कोई चाहता है उसके घर में आग लग जाए? नहीं चाहता बिल्कुल, ठीक है, वो इवेंट में बिल्कुल भी ऑब्वियसली इवेंट में इंटरेस्टेड है कि उसके घर में आग ना लगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारे वेगनिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते, क्योंकि वहां पे हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम और इसके ऊपर आए तो वेगनिंग एग्रीमेंट्स के ऊपर एग्जांपल्स अगर ले ले, तो आईपीएल का हमने एग्जांपल लिया कि दिल्ली जीतेगी या मुंबई जीतेगी। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन की बेसिकली हम बात करें कि जो शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो यहाँ पे अगर अग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि दो पार्टीज ने मिलकर तय करा है, और मार्केट प्राइस जो कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे चल रहा है, उन दोनों को हम सेटल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप शेयर खरीदते हो तो आपका एक सिस्टम होता है पूरा शेयर खरीदने का, आपको डिलीवरी दी जाती है T+2। टी मतलब ट्रेडिंग डे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मत समझना, इस चीज को इग्नोर कर देना। बेसिकली थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाए इसलिए बता रहा हूँ, T+2 का कंसेप्ट चलता है वहां पे। ट्रेडिंग के 2 दिन बाद आपको पैसा देना पड़ेगा और आपको शेयर्स जो आपने खरीदे हैं वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी बेसिकली बोल देते हैं। यहाँ पे आप प्राइस सेटल कर रहे हो, दो दोस्तों ने सेटल लगाया कि आज रिलायंस का शेयर जो है 1,000 रुपए जाएगा, दूसरे ने कहा नहीं 1,000 रुपए नहीं जाएगा, इतने की बेट लगाते इतने तक ही रहेगा, और उन दोनों ने वो जो डिफरेंस था वो सेटल कर लिया। तो दैट इज अ वेगरिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप डिलीवरी ले रहे हो, ठीक है, T+2 वाला कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, वो ले रहे हो, क्योंकि वहां पे आपके स्किल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कोई भी बंदा शेयर खरीदेगा, वेगरिंग एग्रीमेंट में बेसिकली आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करते, स्किल्स अप्लाई नहीं करते, आप बेसिकली रेकलेसली, मतलब बिना सोचे समझे कि हाँ होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, वहां पे आप कुछ सोच रहे हो दिल्ली जीतेगी हारेगी, या तो जीतेगी या हारेगी। लेकिन अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल भैया रिलायंस का शेयर इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ये शेयर 10,000 का हो जाएगा, तो वहां पे आप अपना स्किल यूज कर रहे हो। क्यों इन्फोसिस का क्यों नहीं ले लिया आपने, और भी तो बड़े, टाटा का क्यों नहीं ले लिया, ठीक है, तो वहां पे अपने स्किल यूज करा, बाकी सबको छोड़ के एक चूज करा। तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये था कि यहाँ पे अगर आपने डिलीवरी नहीं ले रहे हो, खाली डिफरेंस अमाउंट सेटल कर रहे हो, तो आपका वेगनिंग एग्रीमेंट है। लेकिन आप डिलीवरी ले रहे हो तो आपका वेगनिंग एग्रीमेंट नहीं है। लॉटरी, ठीक है, ये भी आपका एक वेगनिंग एग्रीमेंट होता है। तो लॉटरी कुछ नहीं होता, या तो आप जीत जाओगे या तो आप हार जाओगे, तो ये आपका वेगनिंग एग्रीमेंट होगा। और एग्जाम्पल हमने क्रॉसवर्ड पजल का भी लिया था, ठीक है, तो इसको भी हम आगे देखते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट वेगर एग्रीमेंट, ठीक है, वेगर एग्रीमेंट नहीं होंगी। कब कब हम देखेंगे, तो क्रॉसवर्ड कंपटीशन, क्रॉसवर्ड कंपटीशन का हमने एग्जांपल लिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको अपना स्किल अप्लाई करना पड़ता है, बेसिकली दिमाग लगाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। वहां पे ऐसा नहीं है कि देखा और फटाफट कर दिया, रेकलेसली कर दिया, नहीं, वहां पे आपको करना पड़ता है। लेकिन लेकिन लेकिन
क्रॉसवर्ड कंपटीशन भी आपका वेगरिंग एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे, अब वो देखते हैं। अगर क्रॉसवर्ड कंपटीशन में ये कंडीशन है कि जो आपका सॉल्यूशन है ना, वो एडिटर के सॉल्यूशन से, जो कि पहले ही उसके ने प्रिपेयर करा हुआ है, उससे मैच करना चाहिए कि ठीक है, तभी आप विनर होगे। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेगरिंग एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल आजकल हम जैसे लूडो, अब डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा, बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है, वेगिंग एग्रीमेंट है नहीं है कैसे। अब यहाँ पे मेयर चांस है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्किल अप्लाई नहीं करने पड़ रहे, तो वो आपका वेगिंग एग्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्किल्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं, वहां पे आपका वेगिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल सब क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में थे, सबने लूडो किंग जरूर खेला होगा। जब लूडो किंग खेलते हैं तो आप उनके अंदर अपने डाइसेस मूव करते हो कि कौन कौन सी चलानी है, कौन कौन सी नहीं चलानी। तो वो भी क्या आपका स्किल यूज कर रहे हो, क्या वो वेगिंग एग्रीमेंट है? नहीं। लेकिन आपका कोई दोस्त साथ में बैठा है और आप दो दोस्त खेल रहे हो, तीसरा बैठा है, वो बैटिंग लगा रहा है कि नहीं ए जीतेगा, वो वेगिंग एग्रीमेंट है किसी और के साथ, वो जो दो अलग बैठे हैं। लेकिन आप दोनों जो कर रहे हो वेगिंग एग्रीमेंट, वो नहीं है। ठीक है, ऐसी, क्योंकि कुछ साइट्स है, एमपीएल आपने ऐड देखा होगा, एमपीएल का आता है मोबाइल प्रीमियर लीग, ऑल्दो मैंने कभी नहीं खेला, लेकिन वो आपको पे करते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने आपको पे नहीं करा, वहां पे आप अपने बेसिकली स्किल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपने स्किल यूज करोगे। रमी, ठीक है, रमी भी कार्ड्स वाला जो गेम होता है उसे हम रमी बोलते हैं। वहां पे भी आपके पास कार्ड क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको सर्टेन है कि यही कार्ड्स आएंगे, अनसर्टेनिटी कार्ड आता है, आपको स्किल अप्लाई करना पड़ता है अपना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस हैं कि यहाँ पे इन्हें बोला गया कि रमी का था बेसिकली कि ये आपका बिग एग्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपके स्किल्स अप्लाई हो रहे हैं। अब ऐसी हमारा एक केस एक्सेप्शन है जो कि लॉ ने खुद बताती, हॉर्स रेसिंग। ठीक है, हॉर्स रेसिंग वेदर इट्स अ बिग एग्रीमेंट और नहीं, इसमें है अगर आप 500 रुपए से ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, तो ऑल्दो वेगरिंग एग्रीमेंट है वैसे देखने में, लेकिन इसे एक्सक्लूड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं अमीरों का खेल है सारा बेसिकली हॉर्स रेसिंग। आपने रेस मूवी देखी होगी, ठीक है, वहां पे सैफ अली खान और अक्षय खन्ना थे, वो बेटिंग करते हैं जो भी है। तो वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया लॉ ने। आपको माइंड में क्लिक करेगा यार ये तो वेगिंग एग्रीमेंट है, घोड़े के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, लेकिन वहां कोर्ट रीजनिंग के साथ आया। वहां पे जॉकी जिसे हम बोलते हैं, जो घोड़ा दौड़ाता है, ठीक है, घोड़े की स्किल पे भी डिपेंड करता है घोड़ा किस नस्ल का है, घोड़े ने पेडिग्री मतलब घोड़े की नस्ल कैसी है, और जॉकी भगाने जो घोड़े को भगा रहा है, ठीक है, वो कैसा है। ठीक है, घोड़े को भगाना भी आना चाहिए। तो वहां पे आपका बेसिकली कोर्ट ने कहा वहां पे आपका स्किल इन्वॉल्व है, इसलिए वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर 500 रुपए से ऊपर अगर लग रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए से ऊपर कौन लगाएगा, अमीर आदमी लगाएगा, ठीक है, तो वो वेगिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। 500 रुपए से नीचे आपने हॉर्स रेसिंग पे लगा दिए, वेगिंग एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हॉर्स रेसिंग ऑल्दो लगता है वेगिंग एग्रीमेंट बिल्कुल, ठीक है, बैटिंग हो रही है, लेकिन वेगिंग एग्रीमेंट नहीं है, नॉलेज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया। लॉ जब आपने मतलब बेसिकली है कॉन्ट्रैक्ट से हटके है, लॉ जब भी हम बनाते हैं ना, फॉर्म करते हैं, तो लॉ मेकर ना, लेजिस्लेचर एक बड़ा क्या करता है, पहले एक ड्राफ्ट कर देता है कि ये चीज होंगी, उसके बाद वो एक्सेप्शंस एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करता है कि ये नहीं होंगी, ये तो होगा लेकिन अब ये नहीं होगा, हम इसे एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आईपीसी में सर ने आपको पढ़ाया होगा कि सब लाइबल होंगे जो भी कमिट करेगा क्राइम के, हुएवर कमिट एनी क्राइम, लेकिन वहां पे बच्चे हमने एक्सक्लूड कर दिए, इंटॉक्सिकेशन हमने एक्सक्लूड कर दी, तो एक्सेप्शन हमने क्रिएट कर दी, तो ऐसी एक्सेप्शन हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा वेगरिंग एग्रीमेंट का, वॉइड एग्रीमेंट होगा, इसको इन्फोर्स जाके हम नहीं करा सकते। जो पार्टी जीतती है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लिया था, वो भी जाके इन्फोर्स नहीं करा सकती। ठीक है, या जो हारती है वो तो ऑब्वियसली करवाएगी ही नहीं वैसे भी। तो इन दोनों केसेस में नहीं हो सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट की बात करें, जैसे हमने लिया था, पार्टीज मस्ट नॉट हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन इवेंट। ठीक है, तो अब इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का हमने वहां पे एग्जांपल लिया था, इन दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, मतलब कुछ कुछ रिजेंबल आती है वेगरिंग एग्रीमेंट जैसी कि ये इवेंट हो गया, फॉर एग्जांपल कार का एक्सीडेंट हो गया तो हम आपको पे कर देंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो एक तरह से लग रहा है वेगरिंग एग्रीमेंट देखने ऐसा रिजेंबल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं है। वो डिफरेंस हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि आपका इंटरेस्ट है उसमें, आप इंटरेस्ट कर रहे हो कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आप चाहोगे आपके कार को डैमेज ना हो, ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसा कोई इंटरेस्ट वेगिंग एग्रीमेंट में आपका नहीं होता, आप खाली वो सिंपल बेटिंग है, सट्टा लग रहा है। ठीक है, बोथ पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है उसे पैसा ना देना पड़े, और कौन चाहता है कि भाई उसे पैसा लेना पड़े इंश्योरेंस कंपनी से, कौन, कोई अपने घर में आग लगाना चाहता है?
कोई नहीं लगाना चाहता होगा अनलेस एंड अनटिल बहुत खराब इंसान नहीं है तो। ओनली वन पार्टी इज इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्शन, ठीक है। और वेगनिंग अग्रीमेंट में क्या है, हर पार्टी का अपना अपना इंटरेस्ट है, चाहते हैं हाँ ये इवेंट हो जाए, ठीक है, ताकि मैं जीत जाऊं, और दूसरी पार्टी जिसने शर्त लगाई कि नहीं होगा चाहती है ये ना हो, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं वहां पे। इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब जितना आपका लॉस हुआ, एग्जाम्पल आपके 10,000 का लॉस हुआ तो आपको 10,000 ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये तो नहीं ना आपकी पूरी कार की पूरी वैल्यू पे कर दी जाती है। अगर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल किसी का एक ही कार का एक्सीडेंट हो गया, कार थी 10 लाख की, तो पूरा 10 लाख का डैमेज होना मिल जाता है। कार का जितना इंश्योरेंस होगा उतना मतलब डैमेज होगा उतना ही उसे प्राइस मिलेगा, उसे बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन। लेकिन वहां पे क्या है, अमाउंट आपका फिक्स है वेगनिंग एग्रीमेंट में, 100 रुपए हारने पे मिलेंगे या जीतने पे जैसे भी होगा वो मिलेंगे, वहां पे अमाउंट हमने फिक्स कर दिया है। और बेनिफिशियल, जो हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेनिफिशियल टू पब्लिक होते हैं, जबकि हमारे वेगनिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो कोई यूजफुल पर्पस, क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं, कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहे, ठीक है। और जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं साइंटिफिक और एक्चुरियल कैलकुलेशंस, एक्चुरियल साइंस पूरी एक ब्रांच है, यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि प्रीमियम आपका क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी लॉस अगर हुआ तो। लेकिन वहां पे वो क्या है, वेगनिंग एग्रीमेंट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो इट इज जस्ट अ गैम्बल, ठीक है। तो ये हमारा हमने वेगनिंग एग्रीमेंट हमने देखा। उसके बाद हम आते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोगों का ये भी फर्स्ट डे ही लोगों ने पूछा था कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, ये बता दो। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ करना या कुछ ना करना। लेकिन 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 ये हमारी, अगर हम उसमें कुछ इवेंट ऐड कर दें उस कॉन्ट्रैक्ट में, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, काम करूंगा या नहीं करूंगा, ये एक इवेंट पे डिपेंड करेगा, कॉन्टेंजेंट, ठीक है, जो इवेंट हमें पता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। बल्कि जो आपका नॉर्मल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी इवेंट पे नहीं डिफाइन होता। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि मुझे, मैं आपकी कार खरीदूंगा, तो किसी इवेंट पे डिफाइन है, कार सामने है, ठीक है, आपने पैसा दिया, कार ले ली, खत्म बात। अब फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डीलर ने बोला मेरे पास कार आने वाली है, अगर आ गई तो मैं आपको दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वो किसी और से प्रॉक्योर करके आपको देगा, ठीक है। अगर आप मान लो कोई भी कार खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रेट्स ले लो, ठीक है, आपने कार रेस कार खरीद रहे हो, लेकिन वो डीलर के पास अभी नहीं है, वो किसी और से खरीद के आपको देगा, या पार्टी ने उसे बोला था मैं बेचूंगी, ठीक है, और वो पार्टी ने अभी तक बेची नहीं है, तो आपको बोल रहा है कि मैं आपको दे तो दूंगा लेकिन प्रोक्योर करके दूंगा। तो वहां पे वो क्या है, कंटिंजेंट है, डिपेंड करता है किसी और इवेंट पे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कार का था उससे नॉर्मल, ठीक है, हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड हो रहा है, किसी और कंडीशन पे डिपेंड हो रहा है, तो दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हेन इट डिपेंड्स ऑन सम इवेंट, काम करना या नहीं करना किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड है। बेसिकली सबसे ज्यादा कंफ्यूज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ना समझ आए तो बता देना, दोबारा भी रिपीट कर दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, गारंटी हो गया, इंडेमनिटी हो गया, ये किसी इवेंट के ऊपर होता है। अगर आपकी कार को डैमेज हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, नहीं हुआ तो नहीं करेगी, इवेंट के ऊपर डिपेंड हो रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी गारंटी को होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। अब गारंटी क्या होता है, दो बंदों ने, ए ने बी से लोन लिया, अब वो बी बोल रहा है मैं तुझे लोन तो दे दूंगा लेकिन तू किसी और बंदे को लिया, तेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है। अब वो अपने दोस्त को ले आया, सी को ले आया, ए, कि मेरे ब्याह पे गारंटी दे दो। अब सी की लायबिलिटी कब अराइज होगी, ठीक है, सी की लायबिलिटी बी के खिलाफ तब अराइज हो, बी के फेवर में तब अराइज होगी जब ए पे नहीं करेगा, तो कंटिंजेंट है, जब ए पे नहीं करेगा तब उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में आएगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टिल पड़ा हुआ है। तो सम इवन कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली किसका था, कार हमने परचेज करी, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कार का था और मैं उसे प्राइस दे रहा था, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था ना कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। वो अगर कार, मुझे क्या मतलब है मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए आस्क बी टू पेंट हिज हाउस एंड आई विल, और मतलब ये बोलता है उसे आई विल पे यू ₹10,000, तो इट इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन वो बोलता है कि
आप मेरा घर पेंट कर देना, लेकिन इसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने पापा से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर डिपेंड हो गया, पापा की परमिशन के ऊपर, तो ये हमारा कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए आस्क बी टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस, उससे बोलता है कि तुम मेरा हाउस कंस्ट्रक्ट कर दो, प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट, अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दी कंस्ट्रक्शन तो ही आप ये घर बनाना चालू करना। तो हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किसका था, हाउस बनाने का। लेकिन जो हमारा कॉन्टेंजेंट डिपेंड कर रहा है, कौन से इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दिया तो दैट इज अ कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब डिफरेंट डिफरेंट ना हेड्स बनाए गए इसमें कि कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे इन्फोर्स होगा, कब होगा, अगर हैपनिंग ऑफ इवेंट पे है तो कब होगा, नॉन हैपनिंग पे है तो क्या होगा, और इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या होगा, ठीक है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्स होगा अगर वो किसी ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम उसे इन्फोर्स कैसे करवा सकते हैं, हम तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर बेस्ड है ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर इवेंट हैपन हुआ तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा लेंगे, अगर इवेंट हैपन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन्फोर्स नहीं होगा। अगर वो हैपन ही नहीं होता तो हम क्या इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं करवा सकते। अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो हैपनिंग ऑफ वो इम्पॉसिबल हो गई, तो क्या होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। अभी हमने वॉइड के केसेस देखे थे, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ये। अगर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, दैट विल आल्सो बी अ वॉइड। एग्जांपल इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसको कैसे होगा। ए एग्री करता है बी के साथ कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर बी तुम मैरी कर लो सी के साथ, लेकिन सी ने तो किसी और के साथ शादी कर ली, तो क्या होगा, सी मैरिड डी। अब पॉसिबल क्या है, अब तो शादी हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल ही एक तरह से, ठीक है, जब तक कि सी डी डाइवोर्स ना दे दे या डी की डेथ ना हो जाए, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इम्पॉसिबल हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो गया, कोई भी पार्टी से जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकती। लेकिन अगर ऑन द हैपनिंग इवेंट और वो इवेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, हमारा वैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसी केस को अगर हम मॉडिफाई करें, एग्जांपल डी ने सी को डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अब वो इन्फोर्स किया जा सकता है, यस, अगर वो शादी कर लेता है, डी ने शादी कर ली सी के साथ, क्योंकि डी ने उसे डाइवोर्स दे दिया या डी की डेथ हो गई, मैरिज उनकी डिसॉल्व हो गई, तो अब उसी कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, और वो शादी कर लेते हैं, ऑन द हैपनिंग तो हो चुकी, अब वो कैसे 1 लाख रुपए ले सकता है, यस बिल्कुल ले सकता है, इवेंट हैपन हो गया आपका। ऐसे ही हमारा होता है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब मींस नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है। अभी हमने पहले देखा हैपनिंग ऑफ इवेंट, दूसरा हम देख रहे हैं नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। नॉन हैपनिंग के में अगर बारिश नहीं हुई तो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई शिप नहीं आया तो, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे, ठीक है, तो कुछ लोगों को नेगेटिविटी में बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर बारिश नहीं हुई ना तो मैं तुझे आज पे कर दूंगा, पैसे तेरे पे कर दूंगा, ठीक है। तो पैसे पे करने किस पे डिपेंड है, बारिश के ऊपर। तो इवेंट हैपन नहीं होगा, पहले केस में क्या होगा, इवेंट हैपन होगा तो हम इन्फोर्स करेंगे, सेकंड केस में इवेंट हैपन नहीं होगा तो हम इन्फोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट में क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, नॉन हैपनिंग में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और इम्पॉसिबल हो गया तो भी हमारा वॉइड हो जाएगा। नॉन हैपनिंग में क्या है, अगर वो बारिश नहीं हुई तो इवेंट हैपन नहीं होगा तो हम उसे इन्फोर्स करवा लेंगे, वैलिड हो जाएगा। अगर हैपन हो गया, बारिश हो गई तो नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। ऐसी एक और सिचुएशन है कि ऐसे इवेंट होते हैं जो डिपेंड होते हैं हैपनिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि डीम्ड इम्पॉसिबल दिखता हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैरिज वाला एग्जांपल ऑलरेडी ले चुके हैं इस केस में, मैरिज वाला एग्जांपल। तो थोड़ा सा हम इसे और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कोर्स आपका है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज, ठीक है। एक और सेक्शन है जिसमें कि हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कि जिसमें सेक्शन 35 है, नॉट इंपॉर्टेंट, सेक्शन रिमेंबर नहीं करने, जिसमें हमने टाइम फिक्स, ठीक है, अगर इस टाइम के अंदर अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये काम हो गया तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। विद इन दिस टाइम इफ इवेंट डज नॉट हैपन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स। अगर इवेंट उस टाइम फ्रेम के अंदर, मान लो 1 साल का टाइम दिया था, अगर इवेंट उसके अंदर अंदर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्स नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि शिप अगर 30 दिन के अंदर आ गया तो आई विल डिलीवर गुड्स टू यू, तो मैं आपको गुड्स दे दूंगा, तो आपने 30 दिन का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, 30 दिन के अंदर आ गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, अगर नहीं आया तो इन्फोर्स नहीं होगा,
ठीक है, अगर शिप डिस्ट्रॉय हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा उस केस में। अब इसमें भी सेकंड सिचुएशन है, टाइम पीरियड में भी हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में ये इवेंट नहीं हुआ तो मैं ये फुलफिल करूंगा, ठीक है, विद इन अ ईयर शिप वापस नहीं आया तो मैं आपको पे करूंगा, जो दोबारा वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे विद इन 1 ईयर। पहले केस में हमने टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया था, वहां पे भी हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे, लेकिन इस नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हमने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया। तो टाइम पीरियड में भी हमने 2 सिचुएशंस देखी, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो विद इन अ ईयर शिप वापस आ गया तो नहीं आया तो मैं आपको के कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन्फोर्स करवा सकते हो, आप पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट था कुछ, ये भी आपका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जो कि कवर करता है कि मतलब जबरदस्ती लॉ आपके ऊपर जबरदस्ती थोप रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे ना तो अग्रीमेंट है, ना कंसेंट है, ना प्रॉमिस है, कुछ नहीं है, लेकिन लॉ जबरदस्ती, जैसे बेताल था ना कि विक्रम की पीठ पे आके चढ़ के बैठ जाता था, जिन्होंने विक्रम बेताल की सुनी है, ऐसी तो लॉ आपकी पीठ पे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को बिठा रहा है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज लायबल टू अनदर पर्सन विदाउट एनी अग्रीमेंट, ठीक है, फॉर मनी, किसके लिए, या तो मनी या कोई भी बेनिफिट रिसीव किया है उसने, जो कि किसी और पर्सन जो कि उससे बेटर इंटाइटल्ड था, उसे मिलना चाहिए था वो बेनिफिट, लेकिन मिल किसको गया, आपको मिल गया, तो आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स बता दिए लॉ ने कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। सप्लाई ऑफ नेसेसरी टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन, कि आपने कल भी हमने देखा था, माइनर हो गया या लुनेटिक हो गया, लुनेटिक है पागल इंसान है, उसके बच्चों, और सेक्शन आई एम नॉट श्योर 65 है आई थिंक, इन नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन, लुनेटिक तक बंदा पागल था, उसकी बीवी और बच्चों को आपने कुछ राशन पानी दिया खाने के लिए या उनका कुछ भी खर्चा उठाया, ठीक है, तो आप वो रिकवर कर सकते हो, वहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑल्दो उन्होंने आपको नहीं बोला था, लेकिन आपने नेसेसिटीज सप्लाई करी थी उन लोगों को, ठीक है। तो फिर सेकंड केस आता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। फॉर एग्जांपल एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, ठीक है, अब हाउस टैक्स देना होता है, जो लोगों दिल्ली में है उन्हें पता होगा, जो दिल्ली से ही है, कि हाउस टैक्स देना होता है, एमसीडी को हाउस टैक्स जाता है हर ईयर, और हाउस टैक्स नहीं दिया लैंडलॉर्ड ने, ऑब्लिगेशन किसकी थी, लैंडलॉर्ड की। अब वो पे किसने कर दिया, टेनेंट ने, क्योंकि एमसीडी ने नोटिस निकाल दिया कि हम आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर रहे हैं, आपने क्योंकि हाउस टैक्स नहीं पे करा। तो अब इस केस में क्या कर सकता है, टेनेंट पे कर सकता है। अब टेनेंट का अपने लैंडलॉर्ड के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था कि मैं आपसे पैसे रिकवर कर सकता हूं, उन्हें विलिंगली पे कर दे, लेकिन ये ऑब्लिगेशन किसकी थी, लैंडलॉर्ड की, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था ना उस कॉन्ट्रैक्ट में भी, अगर निकाल दिया जाता, ऑक्शन होती, तो हो सकता है मुझे भी घर से निकलना पड़ता, ठीक है। तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अगर वो पेमेंट करता है तो अपने लैंडलॉर्ड से कवर कर सकता है। लॉ ने बोला ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम इन्फोर्स करवाएंगे, आप आओ, ठीक है। और लैंडलॉर्ड को तो बेनिफिट हो गया, उसने तो बेनिफिट उसके भी पे पे हो गया, वो तो बंदे से रह रहा है अपने घर में, चलो क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप किसी और के अनजस्ट एनरिचमेंट जिसे बोलते हैं, आप किसी और के पैसे पे मजा नहीं कर सकते। हमने डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात देखी थी। नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, जो कि एक अग्रीमेंट फ्री में नहीं होता। एग्जाम्पल हमने लिया था, जूस पी लो, अब आवाज लग रही है, सब्जी ले लो आते हैं, और आपने जाके ले ली सब्जी, और वो सब्जी वाले ने पैसे मांगे, आपने कहा कौन से पैसे, कैसे पैसे, आप ही तो चिल्ला रहे थे सब्जी ले लो, ले ली सब्जी, ठीक है। तो ये नहीं, वहां पे आपका भी क्या हो जाएगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम एक तरह से मान लेंगे कि आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। समटाइम्स वन पर्सन डिलीवर गुड्स और सर्विसेज। अब नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट आपके कैसे होते हैं, जो कि फ्री में नहीं किए जाते हैं, हम उसे बोलते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट्स। तो समटाइम्स व्हेन वन पर्सन डिलीवर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस टू अनदर पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ रिसीविंग पेमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कहीं से कुछ ऑर्डर करा, तो पे ऑन कैश ऑन डिलीवरी था, ठीक है, अब वो आपको सामान देके जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक तो एक्सपेक्ट कर रहा है पैसे दोगे, ठीक है। आप बोलो नहीं मैंने तो नहीं बोला था ऐसे पैसे दूंगे, मतलब मुझे तो पता ही नहीं पैसे भी देने होते हैं, नहीं चलेगा। दिस इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई आपके घर पे सामान छोड़ गया, हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, नीचे फर्स्ट फ्लोर वाले ने मंगवाया था, लेकिन गलती से सेकंड फ्लोर वाले के पास डिलीवर हो गया, और वो सामान को खा जाता है और सब कुछ यूज कर लिया उस सामान को, तो जो नीचे वाला है वो उससे क्या करेगा, फर्स्ट फ्लोर वाला उससे वो अमाउंट रिकवर कर सकता है, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जहां से मंगवाया था वो ऑलरेडी पे कर चुका था। तो होता है आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी मतलब होता है, वर्ड जो होता है क्वाजी मतलब रिजेंबलिंग, आपकी ऐसे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी होती हैं जो कि कोर्ट जैसी होती हैं, लेकिन कोर्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे आपके वेरियस ट्राइब्यूनल्स हैं, कंज्यूमर फोरम्स है, कंज्यूमर कोर्ट जिसे हम बोलते हैं, फोरम्स होती हैं बेसिकली, तो वहां पे आपका क्या है, वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट जैसी है,
तो ऐसी ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तो फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या लायबिलिटी होंगी, ही विल एक्ट एज अ बेली ऑफ गुड्स। यहाँ पे अब आपको कोई पर्स मिल गया किसी का पड़ा हो, कोई चीज मिल गई, किसी की रिंग मिल गई पड़ी हुई, तो क्या हुआ, आपका उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि जिस बंदे की ओरिजिनली चीज है, नहीं था, तो आप क्या करोगे, आप उठा के आपने चीज यूज करना चालू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे लॉ कहता है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हो आप, बिल्कुल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, बेली, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है बेलमेंट का, ठीक है, आप अपने किसी को चीज रखने के लिए देते हो, तो वो आपकी चीज की पर्स की केयर क्या करेगा, बिल्कुल वैसे ही करेगा, आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वहां पे फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यूटी होती है टू एज अ बेली आपके सामान की देख रेख करे, और जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे ऑब्वियसली वो आपको देने पड़ेंगे बाद में, ठीक है। और अगर आप पे नहीं करते तो उसके पास राइट ऑफ लियन आता है, वो चीज को रोक सकता है जब तक आप उसके पैसे नहीं देते, ठीक। तो ये हमारा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये हमने देखा, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इसके अलावा किसी की कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। टू पीपल क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओवर रेन होगी या कॉन्ट्रैक्ट ओवर रेन होगी, देखो वो हमने एग्जाम्पल लिया था खाली कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए, ऑब्वियसली ये एक तरह से कॉन्टिजेंट भी होगा और वेगरिंग भी होगा, आप स्पेकुलेशन ही कर रहे हो ना खाली, इसमें आपका कोई स्किल इन्वॉल्व है, मैंने आपको सिंपल बोला था वेगरिंग एग्रीमेंट में आपको कोई स्किल इन्वॉल्व है नहीं, आप सिंपल क्या कर रहे हो, बेट कर रहे हो एक रेकलेस माइंड से, बिना वहां पे आपको सोचना समझना नहीं पड़ रहा, तो दैट इज अ वेगरिंग एग्रीमेंट। सिर्फ ये कहां से पढ़े, इसके लिए चलो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। क्वांटम मैरियट प्लीज आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वांटम मैरियट बाद में आएगा आपका, ठीक है, रेमेडीज में आता है बेसिकली। गैम्बलिंग, जुआ, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली गैम्बलिंग तो होता ही है, वेगरिंग एग्रीमेंट ही आपका। ये किसी ने पूछा था कि रेन वाला क्वेश्चन कि ये वेगरिंग होगा या कॉन्टिजेंट होगा, और दो जगह पे इसके दो अलग अलग आंसर हैं। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि ना आप कुछ कुछ इसे वेगरिंग भी बोल देंगे और कुछ कुछ इसे कॉन्टिजेंट भी बोल देंगे, ठीक है। तो मैं होता तो मैं तो इसे कॉन्टिजेंट मान के आता, मार्क करके आऊंगा। ये कुछ ना डिबेटेबल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बाद में, सर आईपीएल इज आल्सो सम काइंड ऑफ नॉलेज, क्या आप यूज कर रहे हो, अगर आपने दो टीम है या तो दिल्ली जीतेगी या मुंबई जीतेगी, इसमें आपने कौन सा स्किल यूज करे। एक बात बताना भूल गया, नोट कर लीजिएगा, गुजरात में और मुंबई में वेगिंग एग्रीमेंट आपके इलीगल भी हैं, मतलब वहां पे आप अगर वेगिंग एग्रीमेंट कर लिया आपने तो वहां पे आपको सजा भी मिलेगी, इस चीज की ध्यान रखना। तो अगर कोई मुंबई से है गुजरात से है ना, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप पास्ट ईयर्स उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो आप लोग। मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप अगर क्लास ले रहे हो तो क्लास का पर्पस ही होता है कि आपको ओवरऑल बताया जाए कि क्या है पूरा, एज अ होल सब्जेक्ट समझ आए पूरा टोटलिटी। ऑब्वियसली मैंने बोला ये डाउट मतलब डाउटफुल है ये क्वेश्चन, ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत डाउटफुल है ये क्वेश्चन कि अगर रेन होती है नहीं होती, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया जा सकता है। अब ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए एग्जाम्स में वैसे। आस्क मॉडरेटर्स अबाउट करंट अफेयर प्लीज, वेरियस मैगजीन्स आर अवेलेबल एनीवेज, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण आती है आपकी एक ईयर बुक, आप करंट अफेयर्स के लिए उसे देख सकते हैं, और रेगुलर न्यूज़पेपर तो आप पढ़िए जो भी आपके ऑफिस है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आगे आएगा आपका,
Shall I end this session then? Yes, sir. I think इतने ही questions थे, तो we can end the session. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.